हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल संदीप जैन क्लासेस। आज हम क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी की फर्स्ट टेक्स्ट बुक रेनबो के फोर्थ चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग का सेकंड पार्ट इसकी स्टडी करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही इसका हिंदी में ट्रांसलेशन भी करेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इनके साथ साथ में हम डील करेंगे। इससे पूर्व हम लॉस्ट स्प्रिंग का फर्स्ट पार्ट उसका वीडियो बनाकर इसी चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने साहिब आलम की कहानी पढ़ी थी और साथ ही इस पाठ का परिचय प्राप्त किया था। उसमें हमने देखा था कि लेखिका अनीस जंग ने इस आलेख के माध्यम से दुष्चक्र में फंसे हुए उन गरीब परिवारों की स्थिति का वर्णन किया है जो इस अवस्था से बाहर आने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं और उनकी स्थिति जो है बड़ी मिजरेबल है, बड़ी डिप्लोरेबल है। और साथ ही हमने देखा कि वह चाइल्ड लेबर के ऊपर फोकस करते हुए बताती है किस प्रकार से बच्चे जो हैं वो हैजार्डस कंडीशन में काम करने को मजबूर हैं, अत्यंत खतरनाक स्थितियों में वो काम करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि साहिब आलम और उनका परिवार और सीमापुरी में रहने वाले सारे लोग जो हैं वो रेग पिकिंग का काम करते हैं और वहाँ की स्थितियाँ, इनके रहने की स्थितियाँ कैसी है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। इस पार्ट में हम देखेंगे फिरोज़ाबाद के बेंगल मेकर्स के बारे में, मुकेश की कहानी के माध्यम से कि ये चूड़ी निर्माता जो है वो कितनी बुरी स्थितियों में, किन विपरीत परिस्थितियों में काम करने को मजबूर हैं ये, और ये छोटी अंधेरी झोंपड़ियों में बहुत कम प्रकाश में काम करते करते इनकी आईसाइट, इनकी दृष्टि किस प्रकार से अधिकांश की युवावस्था आने तक समाप्त हो जाती है। वहाँ पे ना समुचित हवा है, ना समुचित धूप है, तो इनके जीवन को एक बड़ा खतरा वहाँ पे एनी टाइम उपस्थित रहता है। और बहुत छोटी आयु में ही जो इनको आगे बढ़ने के अवसर मिलने चाहिए थे, उस समय इन्हें निम्न कोटि के और खतरनाक कामों में लगना पड़ता है और इनके स्वास्थ्य पर तो बुरा प्रभाव पड़ता ही है और इनके जो भविष्य है उसके अवसर भी पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं और युवा होने से पहले ही ये अनेक खतरनाक बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो पार्ट 2 में हम मुकेश की कहानी के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश अपना स्वयं का मालिक बने रहने पर जोर देता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, वो ऐसी घोषणा करता है। लेखिका उससे पूछती है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो? तो मुकेश सीधा लेखिका की आंखों में देखते हुए कहता है कि मैं कार चलाना सीख लूंगा। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार। उसका सपना उसके अपनी चूड़ियों के लिए मशहूर कस्बे फिरोजाबाद की गलियों की धूल के बीच एक मृग मरीचिका सा प्रतीत होता है। यहाँ पे लेखिका के कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा लगता है कि एक असंभव सा सपना है और पूरा होता दिखाई नहीं देता है। फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने में लगा है। यह भारत के कांच को आकृति देने वाले उद्योग का केंद्र है, जहां परिवारों ने भट्टियों के आसपास काम करते हुए, कांच को जोड़ते हुए ऐसा लगता है कि देश की सभी औरतों के लिए चूड़ियां बनाते हुए पीढ़ियां बिता दी हैं। मुकेश फैमिलीज अमंग देम, मुकेश का परिवार उन्हीं में से है। उनमें से कोई नहीं जानता कि उन जैसे बच्चों का बिना हवा और प्रकाश की इन अंधेरी गंदी कोठरियों में हाई टेम्परेचर वाली कांच की भट्टियों पर काम करना गैर कानूनी है और यह कि यदि कानून लागू कर दिया जाए तो उसे और उन सभी 20,000 बच्चों को गर्म भट्टियों से अलग कर दिया जाएगा, जहां वे अपने दिन के घंटों में घोर परिश्रम करते हैं और प्रायः अपनी आंखों की चमक खो बैठते हैं। मुकेश जब लेखिका को अपने घर ले जाने की पेशकश करता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं और वह गर्व से कहता है कि उसका घर फिर से बनाया जा रहा है। लेखिका और मुकेश जो हैं कूड़े से अटी पड़ी बदबूदार गलियों से गुजरते हैं। ऐसे गंदे घरों के करीब से गुजरते हैं जो टूटी दीवारों, डगमगाते दरवाज़ों और बिना खिड़कियों के हैं
और जिनमें मनुष्यों और जानवरों के परिवार आदिम युग की भांति साथ साथ रह रहे हैं। मुकेश ऐसे ही एक घर के दरवाजे पर रुक जाता है, लोहे के एक डगमगाते दरवाजे को जोर से लात मारता है और उसे खोल देता है। लेखिका और मुकेश एक आधी बनी हुई झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। उसकी सूखी घास के छप्पर वाले एक हिस्से में चूल्हा जल रहा होता है, जिस पर एक बड़ा बर्तन रखा होता है जिसमें पालक की पत्तियां जो हैं वो खरबदर करते हुए उबल रही हैं। जमीन पर पास में ही एल्युमिनियम की प्लेटों में और कटी हुई सब्जियां रखी हैं। एक दुबली पतली युवती पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन बना रही है। धूल भरी आंखों से वह धुएं भरी आंखों से वह मुस्कुराती है। वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। उम्र में तो मुकेश से ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन एक बहू के रूप में उसे उस परिवार में आदर मिलने लगा है। घर की बहू के रूप में उस पर 3 व्यक्तियों की जिम्मेदारी है, स्वयं के पति की, मुकेश की और अपने ससुर की। जब उस बूढ़ा आदमी घर में प्रवेश करता है तो वह धीरे से टूटी दीवार के पीछे सरक जाती है और अपना घूंघट अपने चेहरे पर ले लेती है। जैसे कि भारत में बहुत से परिवारों में ये प्रथा है कि पुत्र वधुओं को बुजुर्ग पुरुषों के सामने अपने चेहरे पर घूंघट डाल लेना चाहिए, वैसा ही उसने किया। यहाँ बुजुर्ग एक अत्यंत निर्धन चूड़ी बनाने वाला व्यक्ति है। पहले उसने टेलर के रूप में काम किया, फिर एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में। वर्षों से कठोर परिश्रम के बावजूद वह अपने घर का पुनरुद्धार करवाने में, नवीनीकरण करवाने में और अपने 2 पुत्रों को स्कूल भेजने में विफल रहा। वह उन्हें वही सिखा पाया है जो वह जानता है, चूड़ी बनाने की कला। यह इसका कर्म, इसका भाग्य है। मुकेश की दादी कहती है, जिसने चूड़ियों के कांच की पॉलिश की उड़ती धूल से अपने पति को अंधे होते हुए देखा है। फिर वो आगे कहती है कि क्या कभी भगवान द्वारा प्रदत्त वंश परंपरा तोड़ी जा सकती है? उसका मतलब है चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा होकर उन्होंने चूड़ियों के अलावा और कुछ नहीं देखा है। घर में, आंगन में, दूसरे घरों में, हर दूसरे आंगन में, फिरोजाबाद की हर गली में, सब जगह चूड़ियां ही चूड़ियां। मालाओं के रूप में चूड़ियों के गुच्छे, बंडल, अलग अलग रंग बिरंगे, धूप से सुनहरे, धान जैसे हरे, गहरे चमकीले नीले, गुलाबी, बैंगनी, इंद्रधनुष के 7 रंगों से बनने वाले हर रंग के अस्त व्यस्त आंगनों में ढेरों के ढेर पड़े रहते हैं। और इनको 4 पहियों वाली हाथगाड़ियों पर लाद कर युवा झोपड़ियों के कस्बे की तंग गलियों से होकर धकेलते हैं और अंधेरी झोपड़पट्टियों में टिमटिमाते तेल के दीपकों की लो की पंक्तियों के आगे लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ रंगीन कांच के टुकड़ों को चूड़ियों के गोल घेरे पर जोड़ते हुए बैठे रहते हैं। उनकी आंखें बाहर के प्रकाश की अपेक्षा अंधेरे से ज्यादा समायोजित है। यही कारण है कि प्रौढ़ होने से पहले ही वे अपनी आंखें खो बैठते हैं। एक छोटी लड़की सविता एक भद्दी सी गुलाबी पोशाक पहने एक बूढ़ी औरत के पास बैठकर कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। जब उसके हाथ किसी मशीन के चिमटे की भांति और यंत्रवत चलते हैं तो लेखिका सोचती है कि क्या वह उन चूड़ियों की सैंक्टिटी को, उनकी पवित्रता को जानती है जिन्हें बनाने में वह मदद कर रही है। ये भारतीय स्त्री के सुहाग की प्रतीक है। यह बात उस दिन अचानक उसको समझ में आ जाएगी जब उसका सिर लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा, उसके हाथों में मेहंदी लगा दी जाएगी और लाल चूड़ियां उसकी कलाइयों में पहना दी जाएगी। तब वह एक दुल्हन बन जाएगी, उसकी बगल वाली बूढ़ी औरत की तरह जो बहुत वर्ष पहले एक दुल्हन बन गई थी। आज भी उसकी कलाई में चूड़ियां हैं, किंतु उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है। यहाँ पे लेखिका कहना चाहती है कि वही चूड़ियां जो दूसरे परिवारों में खुशियां लाती है, प्रसन्नता लाती है, इन चूड़ी निर्माता परिवारों की आंखों की चमक छीन लेती है।
आगे वो कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। ऐसी आवाज़ में कहती है जिसमें आनंद समाप्त हो गया है। उसने अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी पेट भरकर भोजन का आनंद नहीं उठाया, और यही मिला है उसे। लहराती दाढ़ी वाला बूढ़ा उसका पति कहता है कि मैं चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं जानता और कोई काम मुझे नहीं आता है। मैं परिवार के रहने के लिए सिर्फ मकान बनवा पाया हूँ। उसकी बात सुनकर कोई भी ये सोचेगा कि क्या उसने वह हासिल कर लिया है जो बहुत सारे लोगों ने अपने पूरे जीवन में ही हासिल नहीं किया। उसके सिर पर एक छत जो है, कम से कम उसने अपने परिवार के रहने के लिए एक बसेरा, एक घर की व्यवस्था कर ली है। चूड़ियाँ बनाने के काम को जारी रखने के अलावा कुछ भी करने के लिए पैसा न होने और खाने के लिए भी पर्याप्त न होने के दुख की कसक वहाँ के प्रत्येक घर में गूंजती है। प्रत्येक परिवार में ये कसक है, और युवा लोग अपने बुजुर्गों के दर्द को ही प्रतिध्वनित करते हैं। यानी युवाओं में भी वही दर्द है, उनकी आवाज़ में भी वही दर्द है जो उनके बुजुर्गों में है। ऐसा लगता है फिरोजाबाद में समय के साथ में कुछ भी नहीं बदला है। चेतना को शून्य कर देने वाले वर्षों के परिश्रम ने पहल करने, सपने देखने की क्षमता को मार दिया है, समाप्त कर दिया है। कोई भी जो है वहाँ पे अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला पा रहा है। आप स्वयं की एक सहकारी समिति क्यों नहीं बनाते हो? लेखिका ने युवकों के एक समूह से पूछा जो ऐसे मध्यस्थों की, ऐसे बिचौलियों के कुचक्र में पड़ गए हैं जिन्होंने इससे पहले उनके पिता को और उससे पहले उनके पूर्वजों को जाल में फंसाया था। वो कहते हैं हम संगठित हो भी जाएं तो भी किसी गैर कानूनी काम के आरोप में पुलिस द्वारा हमें ही न्यायालय में घसीटा जाएगा, पीटा जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। उनमें कोई नेतृत्व नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उन्हें अलग ढंग से देखने में, सोचने समझने में मदद कर सके। उनके पिता उतने ही थके हुए हैं जितने वे स्वयं थके हुए हैं। वे लगातार और कुंडली की तरह एक ही एक बात बोलते हैं जो गरीबी से उदासीनता, उदासीनता से लालच और लालच से अन्याय तक पहुंच जाती है। अर्थात इस दुष्चक्र में एक इस तरह से फंसे हुए हैं कि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता सूझ ही नहीं रहा है। वो नहीं जानते कि इससे कैसे बाहर निकलें। उनकी बात सुनकर लेखिका कहती है कि उन्हें दो अलग अलग संसार दिखाई देते हैं। एक तो ऐसे परिवार का जो गरीबी के जाल में फंसा है और अपने जाति के कलंक से दबा हुआ है, और दूसरा साहूकारों, बिचौलियों, पुलिस वालों, कानून को लागू करने वाले नौकरशाह और राजनेताओं का एक कुचक्र है। और दोनों ने मिलकर इन बच्चों के ऊपर ऐसा बोझ लाद दिया है जिन्हें वे उतार नहीं सकते हैं। एहसास होने से पहले ही वह उसे इतने स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है जितने स्वाभाविक रूप से इससे पहले उसके पिता ने किया था, उससे पहले उसके पूर्वजों ने किया था। कुछ हटकर करने का अर्थ होता है चुनौती देना, और चुनौती देना उनके परवरिश का, उनके संस्कार का अंग ही नहीं है। जब लेखिका को मुकेश में इसकी झलक मिली, क्योंकि वो कुछ अलग करना चाहता था, और ये झलक उसको जब दिखाई देती है तो लेखिका को बड़ी खुशी होती है। मैं मोटर सुधारने वाला मिस्त्री बनना चाहता हूँ, वह दोहराता है। वह किसी गैरेज में जाएगा और वहाँ जाके सीखेगा, लेकिन पता चलता है गैरेज उसके घर से बहुत दूर है। तो जोर देकर मुकेश कहता है कि मैं पैदल जाऊँगा। क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का सपना भी देखते हो? जब लेखिका ने उससे ये पूछा तो वो अचानक चुप हो जाता है। कहता है नहीं। वह जमीन की ओर घूरते हुए कहता है। उसकी छोटी सी बुदबुदाहट में एक शर्मिंदगी का भाव है जो अभी तक पश्चाताप में नहीं बदला है। वह उन कारों के सपने देखने से संतुष्ट है
जिन्हें वह अपने कस्बे की गलियों में तेजी से दौड़ते हुए देखता है। और लेखिका अंत में कहती है कि मुश्किल से ही कुछ एरोप्लेन फिरोजाबाद के आसमान से उड़ते हैं। यहाँ कुछ प्रश्न इस प्रकार से बन सकते हैं कि मुकेश की महत्वाकांक्षा क्या थी, व्हाट इज़ मुकेश एम्बिशन। तो इसमें हमने देखा कि मुकेश जो है एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और ऐसा लगता है कि इसको पूरा होना कठिन है, लेकिन अगर वो दृढ़ निश्चय कर ले, वो डिटर्मिनेशन कर ले, तो यह निश्चय जो है ये जो संकल्प है ये पूरा भी हो सकता है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि डिस्क्राइब द टू टाइप्स ऑफ वर्ल्ड्स मेंशन्ड बाय अनीस जंग इन द लॉस्ट स्प्रिंग। दो प्रकार के संसार जिनका वर्णन अनीस जंग ने किया है वह कौन से हो सकते हैं। तो हमने यहाँ देखा अनीस जंग ने दो प्रकार के संसारों का वर्णन किया है जो गरीब परिवारों के बच्चों पर ऐसा बोझ लाद देते हैं जिसे वे उतार ही नहीं पाते हैं। पहला संसार जो है गरीबी के जाल में फंसे उनके परिवार का होता है। बच्चे अपने जन्म की जाति के कलंक के बोझ तले दबे रहते हैं। दूसरा संसार जो है वो है साहूकारों का, बिचौलियों का, पुलिस वालों का, कानून के रखवालों का, नौकरशाहों और राजनीतिज्ञों के कुचक्र का। और ये दोनों संसार मिलकर इन गरीब परिवारों के बच्चों के लिए एक जाल बुनते हैं जो उनके लिए एक दुर्भाग्य का जाल है। अपनी गरीबी के कारण उन्हें एक अच्छी जीवन शैली नहीं मिल पाती और समाज भी उनके लिए बड़ा निर्दयी हो जाता है और किसी के मन में भी उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं होती और अच्छे जीवन के स्वप्न तो उनके लिए दुष्प्राप्य हो जाते हैं। तो इस अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार से जो बाल श्रम है या चाइल्ड लेबर है यह ह्यूमैनिटी के ऊपर एक ब्लोट की तरह से एक धब्बे की भांति है और बच्चे किन खतरनाक परिस्थितियों में ये काम करते हैं, उनकी जो परिस्थितियां हैं, पारिवारिक परिस्थितियां, रहने की परिस्थितियां, कार्य करने की परिस्थितियां, और कोई भी अनुकूल नहीं है, सभी प्रतिकूल है। वो कई तरह की बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं। उनके कार्य करने का जो स्थल है वो भी उनके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है। जो चूड़ी बनाने वाले हैं वे छोटी अंधेरी झोपड़ियों में बहुत कम प्रकाश में काम करते हैं और उनकी दृष्टि धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। वहाँ ठीक से हवा नहीं है, ठीक से धूप नहीं है और जीवन के लिए बड़ा खतरा उपस्थित हो जाता है। बहुत छोटी आयु में ही उन्हें इन कामों में लगना पड़ता है और निम्न कोटि के काम उन्हें करने पड़ते हैं। तो उनका स्वास्थ्य पर तो बुरा प्रभाव पड़ता ही है, उनके भविष्य जो है वो सदैव के लिए धुंधला हो जाता है।